हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 63rd क्लास है जी। पेपर 1 के PYQs हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पेपर जो आज हम डिस्कस करेंगे ये 22 अगस्त 2024 को हुआ था शिफ्ट 2 में। ओके, सो पेपर 2 एजुकेशन या और जितने भी पेपर इस शिफ्ट में हुए होंगे उन सब में ये पेपर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, पेपर 1 है तो चाहे ये एजुकेशन का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंपॉर्टेंट सबके लिए ही है बिकॉज पेपर 1 कॉमन है अपना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए बता रही हूँ। 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत कम टाइम है आपके पेपरों में, सो आप अपना कंटेंट लिमिटेड रखिए। आप सिर्फ पेपर 1 के लिए वीआईपी क्लासेस या वीआईपी टॉपिक्स जो मैंने करवा रखे हैं, अराउंड 36 वीडियोस हैं शायद उसमें, तो वो देख लीजिए। उसमें भी अगर आपको कम करनी है तो जो 17-18 सिर्फ वीआईपी टॉपिक्स के नाम से हैं वो कर लीजिए एंड देन जस्ट शिफ्ट टू पीवाईक्यूज। जब ये 63वीं क्लास है तो आप अगर रोज 2 पेपर भी करोगे तो भी आपके पास मोर देन इनफ कंटेंट होगा सारी चीजें करने के लिए। तो सोल्व कीजिए, कंटेंट लिमिटेड रखिए, पीवाईक्यूज और वीआईपी टॉपिक्स के अराउंड जो है वो अपनी तैयारी कीजिए। एक महीने में इतना मोर देन इनफ है। ओके, सो अभी दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। आप पीवाईक्यूज जब करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है वो पहले भी आए हुए हैं या ये वाली इंफॉर्मेशन पहले आई हुई है। मैं भी कोशिश करती हूँ आपको रेफरेंस देने का कि हाँ ये करवा रखा था या ये पीवाईक्यूज से है, ये इंफॉर्मेशन वहां से है। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता हो, कुछ नई चीज लगी तो अपने नोट्स में ऐड डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन। डरना नहीं है डाटा से, बस देखना है, समझने की कोशिश करनी है और एनालाइज करना है। बहुत टफ क्वेश्चंस जो है वो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में देखने को नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने मैथ्स का प्रोफेसर नहीं बनाना है आपको। उन्होंने सिर्फ ये इसलिए पूछा है कि ये पेपर में इसलिए डाला गया है डाटा इंटरप्रिटेशन कि अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट एनालाइज करनी आती हो चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो आपको पता हो। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डिटेल्स अबाउट द प्रॉफिट। लाख में जो है इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है। अर्न बाय 5 रिटेल स्टोर्स, ए से ई तक के ये स्टोर्स हैं। 2018 से लेके 2023 तक का डाटा इन्होंने, यानी प्रॉफिट जो हर साल कमाया है अलग अलग स्टोर में, वो मेंशन कर रखा है। इन्होंने स्पेसिफिकली नोट डाला है कि ये पेपर या ये डीआई सोल्व करते टाइम आप प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे। यानी जो आपकी इनकम हुई है उसमें से जो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके अलावा जो बच गया वो प्रॉफिट है। यूजुअली क्या होता है कि जो इनकम हुई है उसमें से जो खर्च हो गया, जो बच गया, वो प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इन्होंने मेंशन कर दिया। इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से आप खर्चा भी लगा सकते हो बट सेविंग्स मोड ज्यादा हो जाता है। ओके, The profit earned by store A in 2023 is approximately इतने परसेंटेज more than that in 2019। यानी A स्टोर की बात हो रही है। ओके, सो A स्टोर की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है। 2023 में 30 जो है वो हमने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है हमारा 30 लाख और 2019 में प्रॉफिट है 18 लाख। अब ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट 2023 में है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज ज्यादा है इस 2019 वाले प्रॉफिट से। ओके, सिंपल सी चीज है, यानी कि कितना ज्यादा है, 30 में से 18 लाख गए तो 12 लाख ज्यादा है। बट 12 लाख को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोर देन पूछा है ना। सो 12 लाख किससे ज्यादा है, 18 लाख से। तो यानी 18 से 12 ज्यादा है 2023 में, इनटू में 100। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 200 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन 6 पॉइंट। अब ये 6 चलता रहेगा तो इस 6 को आप 7 बना सकते हो, यानी आपका आंसर जो है वो 66.67 आ जाए। ओके, ये भी पूछा जा सकता था कि 2023 में जो प्रॉफिट है या 2019 में जो प्रॉफिट है वो इतने परसेंटेज, मतलब यहां पे सिर्फ उनको ये करना था, स्टोर ए इन 2000 प्रॉफिट अर्न बाय स्टोर ए इन 2019 इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंटेज लेस देन दैट इन 2023। ये चीज भी पूछी जा सकती थी। ओके, तो कितना कम है, कितना कम है, 12 लाख कम है। किससे कम है, 30 लाख से।
सो डिवाइड बाय 30 इंटू 100। अगर ये लेस देन पूछते तो इस तरीके से निकालते हम इसकी परसेंटेज। कम तो उतना ही है जितना ज्यादा था ऑब्वियसली, ठीक है, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज लेस देन दैट अगर पूछ लिया होता तो लेस देन किससे है, 30 लाख से 12 लाख कम है जी। तो ये जो है आप सोल्व करते तब जाके 3 चौके 12 40, तो वो 40% आपका आंसर आ जाता। देखो ये दे रखा, यानी कि कंफ्यूजन आपको हो सकता है अगर आपने 12 को 30 के मतलब इसके 18 की बजाय 30 से डिवाइड कर दिया होता है इस क्वेश्चन में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ झपट के जाते कि अरे मेरे को तो बहुत जल्दी आंसर आ गया। ओके, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद के दिमाग में। परसेंटेज मोर देन पूछा है, लेस देन पूछा है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, what should be the income of store D in 2020 so that its profit percent is 30%? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट उसका कितना है, 30% है स्टोर डी का। ये स्टोर डी है, ये 2020 है, यानी 18 लाख जो है इसका प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 30%। ओके, ये किसका 30% है, इन्वेस्टमेंट का। सो इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने एक्स मान ली, ठीक है, सो एक्स का 30% जो है वो मेरे पास कितना है, 18 है, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी यहां से, 1800 डिवाइड बाय 30, यानी 3 6 8 और 0। ये जो 60 लाख आई है ये इन्वेस्टमेंट आई है। मेरे से क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट। मेरे से इनकम पूछी है, इनकम, ठीक है। इनकम क्या होगी, इनकम होगी ये फॉर्मूला से, यानी प्रॉफिट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लस कर दूं इज इक्वल टू से इधर लाके तो इनकम आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट मेरी आई है 60 लाख, प्रॉफिट मेरे पास है ऑलरेडी 18 लाख का, अगर मैं इनको प्लस करूं तो उत्तर आ जाएगा जी 78 लाख, 78 लाख। ओके, यानी आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, क्लियर। ओनर ऑफ स्टोर सी इन्वेस्ट 9 लाख इन 2021, ये 2021 है, ये ओनर है सी का। अब ये इन्वेस्ट कर रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट 2021 में सी के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, 9 लाख, और सी के लिए 2021 में मेरे पास प्रॉफिट है कितना, 21 लाख। ठीक है, ओके, 21 लाख, ठीक है। व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी इन द सेम ईयर, ये डी है, ये सेम ईयर है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं उसमें आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए कि इनकम जो है वो सी वाली इनकम से डबल हो जाए, यानी पहले मुझे इस सी वाली इनकम निकालनी पड़ेगी। अगर सी की इनकम निकालनी है तो इस प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट में प्लस करना पड़ेगा, यानी 21 प्लस 9 अगर मैंने कर दिया तो 30 लाख आ गया, यानी कि मेरी सी की इनकम है 30 लाख। तो ये बोल रहे हैं कि डी जो है वो सेम ईयर में कितना इन्वेस्ट करे कि उसकी इनकम जो है वो सी से डबल हो जाए, सी से डबल यानी 60 लाख हो जाए, ठीक है। तो डी की इनकम जो है वो 60 लाख हो जाए, प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास है कितना, ये देखो यहां पे डी का प्रॉफिट है 9 लाख, 9 लाख प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट निकाल लो कितनी करनी चाहिए उसको। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, इन्वेस्टमेंट निकलेगी प्रॉफिट इनकम माइनस प्रॉफिट। तो इनकम है 60 लाख, प्रॉफिट जो है वो 9 लाख, उत्तर आ जाएगा 51 लाख। ठीक है जी, माइनस कर दिया हमने किस में से, ये तो बेसिक है ना, ये तो समझ आ रहा होगा कि मैं प्रॉफिट को उधर ले गई, इनकम को इधर ले आई, इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट उधर जाके पॉजिटिव हो गया, या प्रॉफिट माइनस हो गया, यानी इनकम माइनस प्रॉफिट जो है वो यहां पे आ गया मेरे पास। आंसर क्या आ गया जी, 51 लाख। ओके, कंसीडर द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, कितना परसेंट चेंज हुआ है। स्टोर कौन कौन से हैं, ए बी डी ई, यानी सी को छोड़ दिया इन्होंने, ए बी डी ई, ठीक है। पेयर क्या है ईयर्स का, 2018-19, अच्छा रिस्पेक्टिवली है, यानी ए के लिए 2018-19 ये और ये, देन अपना फिर दूसरा है, दूसरे के लिए भी 2018-19, फिर 18-22 है दोनों के लिए, यानी ये 18 है, ये 22 है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि कंसीडर द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है इन सालों में। ए के लिए 12 से 18 में, बी के लिए ये 9 से 15 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, देन डी के लिए 15 से 21 और ये 18 से 12, यानी प्रॉफिट में चेंज हुआ है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है ज्यादा
हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। ये बोल रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेज चेंज जो है वो कहां देखने को मिलेगा। तो वो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी आप 12 से 19 में गए तो कितना, मतलब 12 से 18 आपने किया तो कितना परसेंटेज चेंज, यानी पहले आपने 2018 में 12 लाख प्रॉफिट कमाया था, फिर आपने 18 लाख प्रॉफिट कमाया है, तो कितना चेंज आपको प्रॉफिट परसेंटेज में देखने को मिला। यानी कि 6/12, 6 कैसे आया, 18 में से 12 गए, ठीक है, किससे ज्यादा है वो, 12 से, इंटू में 100, ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है मुझे। सेम यहां 9 से 15 में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो 15 में से 9 गए, अगेन 6 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, ये इंक्रीमेंट हो गया। ये उत्तर आ जाएगा 50%। ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको 666%। देन आपका है 15 से 21 हो गया, अगेन 6 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 40%। ओके, ये 18 से 12 हुआ है, चेंज हुआ है बट डिक्रीमेंट हुआ है एक तरीके से। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है वो देख लेंगे, बाकी आप डिक्रीज पे ना जाएं तो ही बेटर है। अगर हम इन्हीं में से देख लें तो वो भी चल जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा है 66.66%, तो आंसर हमारा बी आना चाहिए टेक्निकली, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज चेंज देखने को मिला है। तो मैक्सिमम परसेंटेज इतना है, अगर आप 18 वाला भी करते हो तो 12, 6 और 2, ये भी 6 ही आएगा, यानी 6/18 इंटू 100, 6×3 = 18, 3×3 = 9 समथिंग। तो यानी जो भी ये आपका 18 मतलब कम हुआ है, ये कितना कम हुआ है, 33.333%, तो वो भी कम ही है। तो चेंज अपने को सबसे ज्यादा बी में ही देखने को मिल रहा है। ओके, आंसर आपका बी रहेगा जी। फिफ्थ है, इन द ईयर 2019 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय ईच स्टोर सी एंड ई, ये है सी, ये है ई, ये है 2019। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय सी टू दैट ऑफ ई, यानी कि टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, यानी 20% ही 33 है, ये 20%। सो एक्स का, मान लो ये सी के लिए बोल रही हूं मैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का 33% जो है वो क्या है, 20। ठीक बोल रही हो या उल्टा बोल दिया, 20% 33 है, उल्टा बोल दिया, ठीक है, 33। ऐसे ही ई के लिए क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का 20% 21 है। ठीक है, तो ये दो इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी मेरी, सी के लिए भी ई के लिए भी। ये देखो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1/16, 165, तो ये आ गया जी। यहाँ पे 5 और 21×5 = 105, यानी सी और ई की इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना था। सी की इन्वेस्टमेंट है 165, ई की इन्वेस्टमेंट है 105, डिवाइड कर दो, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 3×1 = 3, 1 × 3, 3×7 = 21, 11:7। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि कहीं 105 डिवाइड बाय 165 कर दो जल्दबाजी में। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपका आंसर ए आ जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सिक्स क्वेश्चन, वर्ड्स दे रखे हैं, यूनिक कोड दे रखा है, तो देखो प्राइम, साइट, क्वाइट, राइम, यानी मुझे ये बताने हैं, अब बताने हैं तो मैं ये देख रही हूं, देखो ई तीनों में आ रहा है, यानी ई की जगह अगर कोई कोडिंग सेम है तो वो 3 जगह मिलनी चाहिए। तो देखो सी, सी और सी, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली सोल्व कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि कैसे किया इन्होंने। तो ई की जगह पे सी आ रहा है 3 जगह, देन है मेरे पास एम है, यहां पे भी एम है, यहां पे भी एम है, यानी ई के बाद, यानी सी के बाद 2 जगह पे सेम चीज आनी चाहिए, जो कि आ रही है। देखो यहां के आ रहा है, यहां के आ रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो ये टी, मतलब यहां पे टी की जगह ये टी हो गया डेफिनेटली, ये सी तो ई की वैल्यू है, ये आर हो गया, टी और आर। ओके, टी और आर है, तो यानी ये क्वाइट ई की जगह पे साइड में अगर आर होगा, ई के साथ साइड में अगर आर होगा तो वो ये वाली चीज होगी। ओके, तो इस तरीके से आप स्मार्टली सोल्व कर सकते हो, आंसर इसका यही रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। और प्रिसाइज करके देखो तो ये आपको ऐसे नजर आ जाएगा, PRIME, ई की जगह पे अगर सी था यानी सी को डी और एम की जगह पे के था,
ठीक है, ये तो हमने सॉर्ट आउट कर ही लिया था। तो जे के एल एम एल छोड़ दिया, यानी एक एक लेटर हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये अपने पास एन पी क्यू, एन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी देन क्यू आर है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास पी क्यू आर, क्यू छोड़ दिया तो पी आ गया, एंड ये अपना यहाँ पे जी एच छोड़ दिया तो जी आ गया। ये हमारा प्राइम की कोडिंग होगी। तो हमें कोडिंग कैसे करनी है, यहाँ पे एक एक लेटर इन्होंने छोड़ रखा है, स्किप कर रखा है बीच में, दैट्स इट। Identify the correct logical sequence of the following 4 randomly ordered sentences about the discovery of computer mouse. ओके, कंप्यूटर का जो माउस है उससे डिस्कवरी से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीजें बोली, तो थोड़ा लॉजिक के साथ चलने की कोशिश करते हैं। वी यूज द माउस टुडे, हम उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इजीएस्ट टू यूज है एज कंपेयर टू बाकी डिवाइसेस। तो अब आपको जज नहीं करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको सिर्फ सीक्वेंसाइज करनी है। ओके, डॉग एंगलबर्ट जो है वॉज बोर्ड एट अ कॉन्फ्रेंस एंड उन्होंने सोचना शुरू किया एक ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ प्लेन यूजिंग 2 सेट ऑफ व्हील्स मूविंग इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। डॉग एंगलबर्ट जो है रिमेंबर्ड दीज नोट्स व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कम अप विद अ डिवाइस टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और डॉग एंगलबर्ट जो है टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ ही इन्वेंटेड द माउस। पहली इंफॉर्मेशन जो आपको यहां से याद रखनी है वो है कि डॉग एंगलबर्ट, चेक करना है कि डॉग एंगलबर्ट ने माउस को इन्वेंट किया है कि नहीं किया है। ओके, अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो सबसे पहली चीज तो यही आपको इस स्लाइड से सीखने को मिल गई। कल को ये फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह पूछी जा सकती है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया है। ओके, तो वो स्टोरी बताते हैं जी, और स्टोरी बताते टाइम वो अपने नोट्स को याद करते हैं कि वो बोर हो रहे थे या वो बोर, ए लास्ट में आएगा, ये हम श्योर हैं कि हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, स्टार्टिंग में अपना डी आएगा कि आप जो है एक स्टोरी बता रहे हो कि कैसे आपने माउस को इन्वेंट किया, कि आप कैसे बोर हो रहे थे और फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। तो आंसर आपका 4th आ जाएगा कि पहले आप स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी बताते बताते आपने शुरुआत की कि आप एक कॉन्फ्रेंस पे बोर हो रहे थे और आपने ट्रैकिंग मूवमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, फिर आप अपने नोट्स को याद करते हो, एंड देन आज जो है वो सिचुएशन क्या है कि हम माउस का यूज करते हैं। सो DBCA जो है वो सीक्वेंस हो जाएगी, एंड दैट्स इट। According to NEP 2020, which is or are not under curriculum framework of adult education, ये क्वेश्चन NEP के जो क्वेश्चंस मैंने आपको MCQs की एक क्लास ले रखी है, 1-2 क्लासेस डेफिनेटली हैं, सो वो MCQs जो कराए थे उन्हीं में से है। ठीक है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आर्ट इन एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन। तो कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है, तो ये 5 प्रोग्राम या 5 तरीके की चीजों की बात करते हैं। उस 5 में से यहां पे कौन सी चीज नहीं है, वो है जी डी नहीं है, यानी आर्ट इन एजुकेशन नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। तो ये NEP 2020 की जो MCQ क्लास है वो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैं उसको एड ऑन भी कर दूंगी आपके इन्हीं MCQ PYQs में। ठीक है, सो PYQs में अगर मैं PYQs के अलावा और क्वेश्चंस की क्लासेस ऐड करूं तो वो भी देख लेना। यहां पे देखिए 5 टाइप ऑफ प्रोग्राम की बात हो रही है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं, बट ये आर्ट इन एजुकेशन नहीं है। ओके, तो ये 5 चीजें आप याद रखेंगे कि हाँ ये करिकुलम फ्रेमवर्क में आएंगी। संस्कृत कमीशन वॉज हेडेड बाय, तो ये तो मैंने आपको जो है वो जो अपनी VIP क्लासेस हुई थी उसमें भी बता दिया था, वहां पे भी हमने नोट डाउन भी करवाया था मैंने कि पूछा जा सकता है कभी भी, और वो इसी बार पूछ लिया। ठीक है, तो सुनीति कुमार चैटर्जी, ये तो आपको आंसर आना चाहिए था। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जी, इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीटली क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म। तो 100 मीटर का प्लेटफॉर्म, सॉरी 1000 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर की ट्रेन है, यानी वो 200 मीटर की ट्रेन अगर यहां से शुरू हुई तो वो 200 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना उस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि वो यहां से जब क्रॉस करेगी तब जाके ही तो हम मानेंगे कि क्रॉस कर गई प्लेटफॉर्म, राइट। सो टोटल कितना हो जाएगा जी, 1200 मीटर लंबा रास्ता उसने तय करना है। हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड ऊपर चला गया, तो 20 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, 2 6 की 12, 60, यानी 60 सेकंड।
तो वो 60 सेकंड लेगी क्या करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, यानी 1 मिनट। ओके, तो ये 1 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लेंथ, स्पीड, प्लेटफॉर्म की लेंथ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बनेगा और डिवाइड बाय टाइम, सिंपली 60 सेकंड 1 मिनट आंसर आ गया। विदाउट whom द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो किसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, रिसीवर के बिना, मीडिया के बिना, राइटर के बिना या एक्सपर्ट के बिना। तो देखो हम नॉर्मली कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसकी बात करते हैं, हम सेंडर की बात करते हैं, एक चैनल की बात करते हैं कि किस चैनल के थ्रू भेजा है, और एक रिसीवर की बात करते हैं, ये रिसीवर वापस से फीडबैक जो है वो सेंडर को भेजता है। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। किसके बिना कंप्लीट नहीं होगा, सेंडर ने इंफॉर्मेशन तो भेज दी, रिसीवर के पास गई ही नहीं है, रिसीवर है ही नहीं, तो रिसीवर नहीं है तो कंप्लीट कैसे होगा प्रोसेस, राइट। इट्स सेम लाइक जो मैंने लर्निंग टीचिंग में आपको बताया था कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो जब तक बच्चे को इफेक्टिवली समझ नहीं आए तब तक टीचिंग का प्रोसेस अधूरा है, यानी उसको समझ आना, उसकी लर्निंग होना जरूरी है। ओके, सेम यहां रहेगा कि रिसीवर का होना ही जरूरी है पहली बात तो, और रिसीवर जब फीडबैक दे देगा ना तब जाके कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। मीडिया डेफिनेटली नहीं होगा, कैसे ना कैसे आप इंफॉर्मेशन पहुंचाई देंगे। राइटर और एक्सपर्ट तो हम इसमें वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, तो आंसर हमारा रिसीवर आ गया जी, ठीक है। सेंडर ऑप्शन में डाल के इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं किया है कि सेंडर नहीं होगा तो रिसीवर के पास कैसे पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले सेंडर का भी होना जरूरी है और फिर रिसीवर का भी होना जरूरी, तो इन्होंने सेंडर रिसीवर दोनों ऑप्शंस में ऐड ही नहीं किए हैं। ओके, साथ में क्लाउडलेस नाइट विद लो विंड स्पीड इंडिकेट्स, तो क्लाउडलेस है, बादल नहीं है रात में, एंड बहुत अच्छी लो विंड स्पीड है। तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, जब बिल्कुल ही धीमी है और बादल भी नहीं है, तो टर्बुलेंट, अनस्टेबल, ये तो ऑप्शन में ही नहीं आते। न्यूट्रल भी नहीं है क्योंकि हमारे पास लो विंड तो है ना, स्पीड थोड़ी बहुत तो चल रही है हवा, तो एक स्टेबल एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्वयं की फुल फॉर्म पूछी है जी, हर बार पूछी जाती है, किसी न किसी पेपर में तो जरूर पूछी जाती है। अब कौन कितना लकी है कि उसके में स्वयं की फुल फॉर्म पूछ ली और 2 नंबर आपके खड़े खड़े बन गए, ठीक है। स्वयं प्रभा से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे जो वीआईपी टॉपिक्स करवा रखे हैं ना, उनसे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, आता है, पैटर्न है पूरा का पूरा। तो स्वयं की फुल फॉर्म, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो अलग बात है, अदरवाइज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अभी नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी पूछे जाते हैं। आपको बताया भी था, हर क्लास में बता रही हूँ, हर पीवाईक्यू में बता रही हूँ कि यहाँ पे जो हमने ये बना रखा है, यहाँ पे SDG लिखो, ये 1 2 3 4 5 हो गए ना, 2 3 4, सेम हियर, 5 5 10 15 और 2 17, इस तरीके से ये टेबल, ये पूरा का पूरा चार्ट ही याद रखो कि ये पहला गोल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके यहाँ 70वें तक आ गए हैं हम, और पहले एटलीस्ट ये तो याद हो। आप बार बार बना के देखोगे इस चार्ट को, इस टेबल को, तो आपको याद भी हो जाएंगे कि अच्छा नो, पहले पॉवर्टी को नो, फिर हंगर को नो, फिर हेल्थ सही होनी चाहिए, फिर एजुकेशन सही होनी चाहिए, फिर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें, इक्वालिटी होगी, फिर हम क्लीन वाटर वगैरह और बाकी चीजों का सोचेंगे, सस्टेनेबिलिटी का सोचेंगे, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं। 0 हंगर थर्ड आएगा जी, अगर इतना भी पता हो, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। सस्टेनेबल कम्युनिटीज जो है वो 11वें पे आ जाएगा, एंड देन आपका अफोर्डेबल एनर्जी वाला जो है वो 7वां गोल है आपका, और क्लाइमेट एक्शन जो है वो आपका 13th हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 11 लिख दिया मैंने, रुको, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये आपका चार्ट है, हर पीवाईक्यू में डाल रही हूं इसको क्योंकि हर पेपर में पूछा गया है। तो इस चार्ट को तो ऐसे हार्ट एंड सोल तरीके से याद रख लो कि पहले पॉवर्टी, फिर भूखमरी, फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले, एजुकेशन होगी तो आप जेंडर इक्वालिटी की भी बात करोगे, फिर पानी और सैनिटेशन अच्छा हो, एनर्जी अच्छी हो, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हो, तो जेंडर इक्वालिटी के नीचे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको आराम से। ओके,
What cannot be held as correct motive of question answer technique in teaching? तो टीचिंग में जब आप क्वेश्चन आंसर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या चीज को आप सही मोटिव नहीं बता सकते, ठीक है, कि आप क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज कर रहे हो टू टेस्ट द नॉलेज, टू लोकेट द डिफिकल्टी, टू इंटिमिडेट एंड हैम्पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू प्रमोट थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी। तो आप क्वेश्चन आंसर भी इस मोटिव के साथ तो नहीं पूछ रहे ना कि बच्चा इंटिमिडेट हो जाए, थ्रेटन हो जाए या हैम्पर हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला जाए, ये तो मोटिव ही नहीं होता कभी। तो ऑब्वियसली इस मोटिव के साथ आप नहीं पूछोगे। हाँ, आप डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए, उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए या उसमें थोड़ी थिंकिंग और ओरिजिनलिटी प्रमोट करने के लिए आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक में आप इंटिमिडेट या हैम्पर नहीं करोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करोगे बीच में जो है वो प्रॉम्प्ट्स वो डाल के कि आप जो है उसको हिंट्स भी दे रहे हो। ओके, indigenous knowledge and resource management system is at best can be considered as। तो अगर वहां एरिया की या रिसोर्स मैनेजमेंट की आपको इंडिजिनस नॉलेज है, चीजें पता हैं, तो उसको आप किस तरीके से एक बेस्ट कंसीडर कर सकते हो, तो आप वहां पे अडेप्टेशन अच्छे से कर पाओगे। तो एक अडेप्टेशन रिस्पॉन्स जो है उसकी तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप कैसे अडेप्ट करेंगे। तो इंडिजिनस नॉलेज होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का पता होगा, तो वो सारी चीजें जो है वो अडेप्टेशन में हेल्प करेगी। What can be inferred correctly from the following? Science is based on experiment, on a willingness to change old dogma, okay, on an openness to see the universe as it really is. Accordingly, science sometimes requires courage, at very least the courage to question the conventional wisdom. तो अब इसमें प्रेमाइस और कंक्लूजन दे रखे हैं आपको। अब देखो, प्रेमाइस है साइंस समटाइम्स रिक्वायर्स करेज, कंक्लूजन क्या होगा, साइंस सेम तो नहीं हो सकता। देखो, प्रेमाइस और कंक्लूजन सेम नहीं हो सकता, यानी ए और डी साथ में नहीं आएंगे। ओके, अगर ए और डी साथ में नहीं आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गए दो ऑप्शन। ओके, तो ये लॉजिक भी लगाओगे ना, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओगे तो भी क्वेश्चन सोल्व होगा। अब प्रेमाइस है साइंस इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एज अ विलिंगनेस टू सी द यूनिवर्स एज इट रियली इज। तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और यूनिवर्स को देखना चाह रही है जैसा है। इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि साइंस को कई बार करेज की जरूरत पड़ती है। सो बी और डी साउंड्स गुड, ठीक है, क्योंकि बी और ई भी साथ में नहीं आएगा। बी और ई भी सेम स्टेटमेंट है ना, तो सेम प्रेमाइस सेम कंक्लूजन कैसे हो सकता है? बी और ई साथ में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही ऑप्शन बचा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता प्रेमाइस और कंक्लूजन के बारे में, इतना तो पता है ना, प्रेमाइस अलग होगी, कंक्लूजन अलग होगा, दोनों सेम स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ओके, सो प्रेमाइस अगर कंक्लूजन अगर अलग अलग होंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो कट आउट हो गया, बचा ही हमारे पास एक ऑप्शन। तो सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को देख के। ओके, Which of the following is not a fallacy of relevance? तो fallacies करवा रखी हैं, ad hominem, attacking the motive, look who's talking, false alternatives। तो जो ये false alternative है ये हमारी fallacy of relevance में नहीं आएगी। ये जो to क्यों है यानी look who's talking, तो एक डिस्कशन टेक्निक है, तो ये डिस्क्रेडिट करती है ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को उसके पर्सनल उस पर अटैक करके। तो जब हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करने लग जाएं तब कौन सा होता है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? फिर करवा रखा है मैंने, मतलब दूसरा मैंने वहां ये नाम नहीं बताया है डेफिनेटली, बट ये रीजनिंग हमने कर रखी है कि जब आप जो है पर्सनली उस पर अटैक करने लग जाओ, ओपोनेंट की पर्सनल बिहेवियर के ऊपर आ जाओ, तभी तो हम बोले ना लुक हुज टॉकिंग कि देखो बात भी कौन कर रहा है, ठीक है, कि ऑनेस्ट होना चाहिए और सबसे डिसऑनेस्ट इंसान बात कर रहा है उसके बारे में। ओके, सो वो चीज जो है भले ही वो उस सिनेरियो में ऑनेस्टी सही बोल रहा हो, ठीक है, बट हम उसके पर्सनल जो है उस पे बिहेवियर पे चले गए, पर्सनल अटैक हमने कर दिया, सो वो चीज क्या हो गई जी, फॉल्स, ये टू क्यू। सो लुक हु इज टॉकिंग। आइडेंटिफाई द नंबर्स अकर इन सीरीज, तो नंबर दे रखे हैं अगेन सीरीज में, प्रैक्टिस से ये चीजें आ जाएंगी। 1 का क्यूब करोगे, पिछले पेपर में 1 का क्यूब करके प्लस कर रखा था, इसमें माइनस कर दो। 2 का क्यूब करके एक माइनस, 3 का क्यूब करके एक माइनस, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे, ठीक है, जैसे 5 5 25, 25 5 125, तो ये एक माइनस किया तो 124 आ गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में से एक गया 63 आ गया, 3 3 9 9 27, एक किया तो 26 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 में से 1 गया, 7 आ गया। ओके, सो इसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है जी, तो आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, यानी ये आंसर्स आपके सही हैं, बाकी सही नहीं है। ओके, 20th क्वेश्चन, इन एंशिएंट इंडिया उज्जैन वाज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ, ये तो आप सबको ही पता था, जब मैंने एनालाइज करवाया था तब भी बच्चे सही ही बता रहे थे, तो एस्ट्रोनॉमी आंसर आएगा जी। उज्जैन जो है वो एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था एंशिएंट टाइम पे। Which among the followings are the renewable energy resources? तो renewable, non renewable दो energy resources हम देखते हैं, दो टाइप के, बायोडीजल एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, विंड एनर्जी। तो हमें ये तो चीजें समझ आ रही हैं, सोलर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, विंड, ये तो फॉर श्योर रिन्यूएबल है। ठीक है, यानी CDE तो आएगा ही आएगा, ये देखो CDE तो आएगा ही आएगा, यानी बाकी दो ऑप्शन कट आउट हो गया, बचता है बी और ए। सो बायोडीजल है जी, यानी हम इसको वापस से बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल में CDE आएगा, बायोडीजल, ना कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में हमें मटेरियल चाहिए होता है, जैसे यूरेनियम हो गया या बाकी चीजें हो गई, सो वो चीजें भी हमारी लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है सम सॉर्ट ऑफ। तो इसलिए बायोडीजल जो है, जो हम अल्टरनेटिव भी लेके आते हैं कि जो हमारे पेट्रोल है या बाकी चीजें, उनके अल्टरनेटिव की तरीके से हम बायोडीजल को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। VIP क्लासेस में बायोडीजल कितने टाइप का जनरेशन वो भी करवाया था मैंने आपको। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो इसमें से आधे से ज्यादा ऑलरेडी जो है वो आपके PYQs में आए हुए हैं, जैसे सोशल साइंस वाला, हिस्टोरिकल रिसर्च वाला, फिलोसॉफिकल रिसर्च, ये हमने ऑलरेडी ईयर किए हुए हैं। अगर आपको इनके ईयर भी थोड़े थोड़े याद हो ना, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये ईयर सारे के सारे याद होने चाहिए कि NCRI जो है वो 1995 में, 1969 में हमारे पास सोशल साइंस रिसर्च, उसके बाद देखो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज 1964 यानी सी। ठीक है, देन हमारे पास है सोशल साइंस रिसर्च 69 में, फिर आपके पास 72 में हिस्टोरिकल रिसर्च है, और फिलोसॉफिकल रिसर्च है आपका इसमें 77 में। ये चार तो ऑटोमेटिकली पहले आए हुए हैं, कई बार रिपीट करवाए थे। इन चार में से भी ये तीन तो और भी ज्यादा बार आए हुए हैं कि हाँ, सोशल साइंस रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च। मैंने बोला भी था नोट डाउन कर लेना इनकी सीक्वेंस को। ठीक है, अगर इनकी सीक्वेंस भी ध्यान हो तो भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है कहीं ना कहीं। ओके, एंड देन नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स तो 1995। Which of the following agencies launched the International Environmental Education Program? तो ये IEEP जो है उसके नाम से इसको बोला जाता है, यूनेस्को, UNEP, IUCN, GEF। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दोनों ऑप्शन आएंगे, दोनों को कंसीडर किया है, एंड यूनेस्को और UNEP इन दोनों ने मिलके जो है इसको लॉन्च किया था 1975 में। ओके, अच्छा, यूनेस्को और चलो मैंने फुल फॉर्म तो दे ही दी इधर, मैं UNEP की फुल फॉर्म पूछने वाली थी। अगेन रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है, प्लेगरिज्म का क्वेश्चन। स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट अ रिवाइज्ड थीसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज ऑफ थीसिस। तो देखो 10% तक अगर सिमिलैरिटी है तो कोई पेनल्टी है ही नहीं, 60% के ऊपर सिमिलैरिटी है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। उसके बीच में जो भी बचा, यानी 60 से नीचे ये तीनों है और 10 से ऊपर है, तो ये ABC आंसर हो जाएगा। उसके बीच में रिवाइज तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी ही। ठीक है, चाहे वो 40 तक हो, 11 to 40% की सिमिलैरिटी, या 41 से 60% या 59% की सिमिलैरिटी, तो वो चीज अलग हो जाएगी कि आपको जो है कितने टाइम में सबमिट करनी है। ओके, जैसे आप यहाँ पे आपको 6 महीने में सबमिट करनी है, और अगर इतने में प्लेगरिज्म है ये वाले सिनेरियो में 40 से ऊपर और 60 से नीचे, तो फिर आपको जो है वो 1 साल तक सबमिट करने को नहीं दिया जाएगा। ओके, बट हमसे तो पूछा है कि रिवाइज्ड करनी है, तो रिवाइज तो चाहे 6 महीने 1 साल का तो टाइम ही नहीं बताया, तो हमारे पास आंसर जो है वो ABC आ जाएगा। लेवल्स होते हैं प्लेगरिज्म के, वो करवा रखे हैं, लेवल 0, 1, 2, 3 पता होने चाहिए आपको। अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इससे इजी क्वेश्चन कोई क्या दे देगा ना, सेंडर है, सेंड करेगा, इनकोड करके ट्रांसमिट होगा और फीडबैक मिल जाएगा, यानी फीडबैक सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन कट आउट। देन आपका है सेंडर सबसे पहले, सेंडर ही आएगा ना सबसे पहले, हाँ, सेंडर, एनकोडिंग, फिर ट्रांसमिट होगा, तो आंसर अपना ए आ जाएगा। MS एक्सेल में एक फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, $1 + $3 + 5 इन सेल D9 व्हेन कॉपीड टू F
12, यानी ये 9th में था और 11th वाली सेल छोड़ के 12th वाली सेल में हमें कॉपी करना है। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला रहेगा? जब मैंने आपको ये बता रखा है पीवाईक्यूज करवाते टाइम या आईसीटी के क्वेश्चंस करवाते टाइम कि जो डॉलर वाला साइन है वो एब्सोल्यूट के लिए है, कि अगर $1 है या $3 है तो ये 1 और 3 चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं, यानी बी का अगर ये यहाँ पे 9-10 में पूछते या और बाकी पूछते डी की बजाय, तो डी 9 है ना, और डी से एफ में जाना है अपने को, तो ई छोड़ रहे हैं हम बीच में, राइट? तो इसलिए बी का सी छोड़ के डी हो जाएगा और सी का ई छोड़ के एफ हो जाएगा। सॉरी, सी का डी छोड़ के ई हो जाएगा। बी सी डी ना, बी सी डी सी, बी सी डी ई एफ, तो यहाँ डी छोड़ दो, डी ई आ जाएगा। तो डी, बी का डी एंड देन ई। 1 और $3 सेम रहेंगे और 5 जो है वो सेम रहेगा, 5 भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डॉलर का ध्यान रखिए कि ये एब्सोल्यूट के लिए है। अगर आपको ये भी पता हो कि एब्सोल्यूट के लिए ये चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये और ये ऑप्शन तो गलत हो ही गए ना, सिर्फ ये 2 बचे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप बी से सी में आ गए, सी से डी में आ गए, बट नहीं, आप डी से एफ में जा रहे हो सेल वाइज। तो ओके, सो कॉपी करते टाइम आपका डी वाला फॉर्मूला जो है वो सही रहेगा। एक एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हम इस डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं रो और कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। तो मोस्ट वल्नरेबल से लीस्ट वल्नरेबल तक जाना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ना आता हो, बट इट्स ओके। कहां से शुरू करेंगे अपन? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, पंजाब है। तो झारखंड को सबसे ज्यादा जो है वो वल्नरेबल स्टेट की कैटेगरी में माना गया है। आंसर हमारा 3rd रहेगा कि झारखंड, देन उत्तर प्रदेश, देन मणिपुर, मणिपुर के बाद अपना पंजाब और फिर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो लीस्ट वल्नरेबल महाराष्ट्र रहेगा। ये भी आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है तो लीस्ट वल्नरेबल है कंपैरेटिवली। ठीक है, सो वो आपका सी जो है वो लास्ट में आ जाएगा। A web page displays the following information in which underlined word is a link टू अनदर वेब पेज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये लिंक है एक तरीके से। ठीक है, ये लिंक है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहीं और लेके जाएगा। ये जो मेथड है डाटा ऑर्गेनाइजेशन का इज बीइंग यूज्ड, कौन सा मेथड यूज किया गया है? HTML, हाइपरटेक्स्ट, स्टोरीबोर्ड और डाटा स्कीम। तो जहां पर भी हम URL को ऐसे लिंक की तरह देते हैं दैट इज हाइपरटेक्स्ट, यानी कि मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं और मैंने साइड बाय साइड एक लिंक आपको दिया है, दैट मीन्स वो लिंक आपको किसी और टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो इसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ये जो टर्म है ये टेड नेल्सन ने कॉइन की थी अराउंड 1965 में। ठीक है, हाइपर मीडिया वर्ड यूज करते हैं हम आजकल ताकि ये टेक्स्ट तक कंस्ट्रेन ना हो, बिकॉज हम यहाँ पे लिंक के थ्रू ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कि मान लो मैं आपको पिन कर दूं या मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीआईपी टॉपिक्स और बाकी सारे प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, सो वो चीज क्या हो जाएगी, वो सारे टेक्स्ट हैं और वो, लेकिन वो वीडियोज के लिंक है ना, तो उसको हम हाइपर मीडिया बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट नहीं बोलेंगे। Which of the following are correct definitions of communication? So communicate जब आप करते हैं process of ideating, सर्च करना और बताना, ये communication है। Process of sending, receiving, interrupting the message, ये तो है। ठीक है, ये तो है, sure, for sure। देन है कम्युनिकेशन एक सोशल इंटरेक्शन है मैसेजेस के थ्रू, ये बात भी सही है जी। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग एंड चैनलाइजिंग द मैसेज, क्या आना चाहिए इसमें? तो देखो बी तो आएगा फॉर श्योर कि आपने सेंड किया, रिसीव किया और इंटरप्रेट किया मैसेज को, रिसीवर ही इंटरप्रेट करेगा और फिर फर्दर फीडबैक देगा। तो बी अगर आएगा तो ये नहीं आएगा, बी के साथ ए आएगा, डी आएगा या सी आएगा। तो सोशल इंटरेक्शन तो डेफिनेटली ब्रॉड लैंग्वेज में आ गया, तो आंसर अपना बी और सी आएगा जी। ओके, अरेंज द डाटा सेट्स विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीन एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से भी शो करते हैं, इसको हम एक्स बार से भी शो करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लास्ट क्लास में ही करवाया था पीवाईक्यूज में ही कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो यहां से आपको स्टैंडर्ड ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और उस बेसिस पे आपका आंसर 4th आ जाएगा।
ये कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था। अभी के लिए मैं फॉर्मूला रिपीट कर रही हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यानी कि जैसे 9 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36 आ गया। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड एग्जाम्पल, अगेन नॉमिनल मेजरमेंट्स, वही नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स पूछ रखे हैं, वेरिएबल्स पूछ रखे हैं, कौन से इनमें वेरिएबल होंगे वो पूछ रखा है। टेम्परेचर जहां पे दिखे आंख बंद करके आप इंटरवल के साथ जा सकते हो, ठीक है। रैंकिंग कहां नजर आ रही है, एंगर का लेवल, लेवल में हम रैंकिंग या रेंज लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, फर्स्ट आएगा। देन है टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हम कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं, देयर इज नो मैग्नीट्यूड इन दैट। और रेशियो क्या आ गया, क्रॉप यील्ड, क्योंकि क्रॉप की यील्ड जो है वो जीरो हो सकती है। ओके, तो जहां पे जीरो पॉसिबल है, और जीरो का मतलब नेग्लिजिबल जीरो ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो, दैट विल कम अंडर रेशियो। ओके, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा जी, यानी 3 1 4 2। Which of the following can be considered as the component of development of ability of critical and logical thinking? So कौन से components को हम मान के चलेंगे कि हाँ इनमें ability है critical और logical thinking develop करने की, ठीक है। So to identify the problem, and अगर हम analyze कर पा रहे हैं, हम अगर inference और conclusion draw कर पा रहे हैं, that means हम सोच रहे हैं at least logically. So B और E तो for sure आएगा, अगर B और E आएगा तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना कि आप अगर एनालाइज कर पा रहे हो, चलो आइडेंटिफाई भी कोई बात नहीं, आप एनालाइज कर पा रहे हो और आप इन्फ्रेंस और कंक्लूजन निकाल पा रहे हो एनालिसिस करके, तो लॉजिकली तो सोच रहे हो, यानी एनालिसिस करने में और इन्फ्रेंस और कंक्लूजन ड्रॉ करने में आप में एबिलिटी तो हो जाएगी डेवलप, राइट। तो उस बेसिस पे ये सब्जेक्टिव ट्रुथ वाला जो है वो नहीं आएगा, बाकी रेलेवेंट फैक्ट और प्रिंसिपल्स आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट विल ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। आईसीटी की टर्म्स है ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस में ये सारी चीजें करवा रखी हैं। ओके, आइडेंटिफाइड डिवाइस इज कनेक्टेड एट अ गिवन आईपी एड्रेस, तो वो आपका मैक एड्रेस होगा, ठीक है। जब नेटवर्क पे कोई डिवाइस लोकेट होती है, आइडेंटिफाइज वेयर ऑन द नेटवर्क अ डिवाइस इज लोकेटेड, वो आपका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये इतना सा भी आपको आइडिया होता तो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर सेकेंड आ जाए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होगा, जब आप वेरीफाई कर रहे हो डाटा को, दैट कम्स फ्रॉम अ सिक्योर ट्रस्टेड सोर्स एंड वर्क्स विद एनक्रिप्शन टू स्ट्रेंथन इंटरनेट सिक्योरिटी, तो ऑथेंटिकेट हो रहा है। बायोमेट्रिक की बात करेंगे तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको दिखेंगी, जैसे रेटिना स्कैन वगैरह, दैट विल कम अंडर बायोमेट्रिक्स, ठीक बोला ना, पहले का थर्ड सेकेंड, ठीक है। In the light of न्याय सिलोगिज्म, which of the following are correct? Easiest question अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक पढ़ रखे हैं। साध्य जो है वो मेजर टर्म को बोलेंगे, हेतु मिडल टर्म को, लिंग वर्ड भी जो है वो हेतु के लिए यूज होता है मिडल टर्म के लिए, पक्ष जो है वो माइनर टर्म, अनुमान लगाना मतलब इन्फरेंशियल नॉलेज की, अनुमाना के अंडर आ जाएगा इन्फ्रेंस निकालना, अनुमान लगाना, ठीक है। तो अपना ये लिंग वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ए सी डी ई अपनी सही है, लिंग जो है वो फैमिलियराइज्ड है मिडिल टर्म के साथ, ना कि माइनर टर्म के साथ। क्वालिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव में हम स्पेसिफिकली डाटा कलेक्ट करते हैं और एक जनरल स्टेटमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो स्पेसिफिक टू जनरल मतलब इंडक्टिव अप्रोच, अगर जनरल टू स्पेसिफिक होता या क्वांटिटेटिवली होता तो हम डिडक्टिव के साथ जा सकते थे। ओके, मेयर ब्रिग्स के टाइप लर्नर्स, यानी किस टाइप के लर्नर आप हैं, जजिंग लर्नर, एक्सट्रोवर्ट लर्नर, इंट्यूटर्स या फिर थिंकर्स। तो आप नाम से भी पता कर सकते हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक उनमें होगी। ओके, देखो ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप्स में, अमंग द फैक्ट्स दैट दे गैदर इन्फ्रेंसेस गेसेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको इंट्यूशन आ रही है अंदर से, आप गेस वर्क कर रहे हो। ओके, तो ये इंट्यूटर आ गया। कंसर्न विद नोइंग द एसेंशियल एंड टेक एक्शंस क्विकली, आप जल्दी से एक्शन लेते हो, इनटॉलरेंट हो एम्बिग्यूटी के लिए, यानी आप जज कर रहे हो, जजिंग, ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हो आप किसी चीज के लिए। दे चूज टू डिसाइड थिंग्स इम्पर्सनली बेस्ड ऑन एनालिसिस, सेल्फ डिसिप्लिन, लॉजिक, प्रेफर क्लियर कोर्स आउटकम, तो थिंकर है, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पे।
अब जब आप आउटसाइड साइमुलेशन और इंटरेक्शन के साथ जो है लर्निंग सीख रहे हो तो एक्सट्रोवर्ट हो गया वो अपना, यानी 3 1 4 2 आंसर 3। ओके, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी कि थिंकर मतलब ज्यादा सोच रहा है कोई इंसान, इंट्यूटर मतलब गेसिंग कर रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रही है उसको, किसी न किसी बेसिस पे वो इन्फ्लुएंस या पैटर्न निकाल रहा है। एक्सट्रोवर्ट जो है वो आउटसाइड वाली चीज या बहुत बहुत ज्यादा बातचीत जो है वो बाहर करेगा, एंगेजमेंट ज्यादा होगी। जजिंग लर्नर जो है वो जज करेंगे, बहुत जल्दी जो है वो एक्शन लेंगे चीजों के प्रति। काइंड ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज, तो आपको क्लासरूम रिसोर्सेज दे रखे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इजीली बॉट, मेजर्ड, एडजस्टेड, तो ये इजीली जो है आप खरीद नहीं सकते, मेजर भी नहीं कर सकते इन रिसोर्सेज को। देन रिसोर्सेज डिफिकल्ट टू डिसर्न एंड मेजर, ये भी आप मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बोट डायरेक्टली बोट एडजस्टेड, तो देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, सिंपल सोर्सेज होंगे ये, ठीक है। देन आपका क्या है, यूज ऑफ 2 और मोर देन 2 रिसोर्सेज, जैसे क्लास साइज रिडक्शन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो है आप 2 या 2 से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, देखो वैसे तो थर्ड से ही सोल्व हो रहा है ये, आंसर अपना फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज हैं, यानी आप उनको इजीली मतलब सोचने में ज्यादा है वो, तो आप इजीली बोट नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते, एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो ये फर्स्ट के साथ हम चले जाएंगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में सेम सी चीजें आपको नजर आ सकती हैं, बट यहाँ पे अगर आप ए और डी के साथ ही सोल्व कर पाए तो बेटर रहेगा, अदरवाइज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को हम लिटरली तो सेम ही लेके चलते हैं, ठीक है। सो बी का जो है वो क्या हो जाएगा, जब आप कंपाउंड मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाएंगी, जैसे डिसर्न या मेजर जो है वो आप बेटर तरीके से नहीं कर सकते, एंड बाकी सारी चीजें कि टीचर अकाउंटेबिलिटी या ऑफन एम्डेड विद वाया वेब ऑफ रिलेशनशिप्स की बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है आपको बहुत सारी चीजों में, सिंपल नहीं है चीजें, ओके। एक शॉपकीपर है, फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ आइटम, 12% से इंक्रीज कर दिया और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बट आप शॉपिंग तो जाते हो ना, आपने देखा कि 100 रुपए की चीज है, दुकानदार ने पहले इस पे 12% को बढ़ा दिया, यानी 112 की कर दी वो, प्राइस उस पे 112 लिखा हुआ है। अब इस 112 पे आपको क्या मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 112 का 20%, 5 5 दूनी 10 एंड 5 दूनी 10, 2 सॉरी 22.5, ठीक है, सही बोल रही हो ना। 100 की चीज थी, पहले 112 की कर दी, यानी 12% इंक्रीज इन प्राइस, फिर 112 के ऊपर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 पंजे 10, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 चौके 20, ठीक है, 22.4, ओके। 22.4 अब जो है रुपए कम हो जाएंगे आपके 112 में से, तो 112 में से 22.4 गए तो कितने बचे, यानी कि आपको कितने की पड़ेगी ये चीज, 6, देन 11 में से 2 गए 9 एंड 10 में से 2 गए 8, तो आपको 89.6 की पड़ेगी ये चीज। 89.6 मतलब एक्चुअल डिस्काउंट प्राइस कितना हुआ, चीज थी 100 रुपए की, आपने दिया है 89 पॉइंट, यानी 100 में से अगर मैं 89.6 माइनस कर दूं तो ये क्या आ गया, 4 0 एंड 1। सो बेसिकली आपने डिस्काउंट तो एक्चुअली 10.4 का ही दिया है, वो दिख रहा है कि 20% का है, समझ आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कॉमन लॉजिक से सोल्व कर लीजिए, एक पैसे मान के, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा। सब लोग शॉपिंग जाते हैं, सब लोगों को कैलकुलेशंस आती है, डिस्काउंट और सेल की जब बात आती है तो इस तरीके से सोल्व करना ज्यादा बेटर रहता है रादर देन कोई फॉर्मूला याद रखने की। फैलेसी दे रखी है जी, डिटेल दे रखी है, सारी फैलेसीज करवा रखी हैं। स्ट्रॉमैन की, रेड हियरिंग, इक्विवोकेशन एक ही आई आएगा, बेगिंग द क्वेश्चन, तो व्हेन एन आर्ग्यूअर ट्राइज टू साइड ट्रैक हिज ऑडियंस बाय रेजिंग एन irrelevant issue and claims that original issue is settled, तो irrelevant issue यानी आप भटका रहे हो इधर उधर, तो red herring। when an arguer states or assumes as a premise the very thing he or she is trying to prove, तो जो आप प्रूव करना चाह रहे हो उसी को आप अज्यूम करके चल रहे हो, begging the question, सर्कल में राउंड राउंड घूम रहे हो। when arguer distorts an opponent claim to make it easier to attack, तो आपका क्लेम कुछ और था, अब जो क्लेम मतलब आप जो है किसी और चीज के लिए आपको रीजनिंग देनी चाहिए थी, जो स्ट्रॉमैन प्रोफेसर वाली स्टोरी मैंने आपको बता रखी है, तो वो स्ट्रॉमैन की फैलेसी। व्हेन अ कीवर्ड इज यूज्ड इन 2 और मोर सेंसेस इन सेम आर्गुमेंट, तो वो आपका इक्विवोकेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें करवा रखी हैं वीआईपी क्लासेस में, फैलेसीज बहुत डिटेल में करवाई थी, उससे ज्यादा डिटेल में करने की आपको जरूरत है नहीं,
ओके, 3 1 4 2 आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगेन डिवाइड करके देखिए, ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे तो अपने आप आराम से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा लेंगे। ओके, तो चारों को डिवाइड करके एक वैल्यू आपने निकालनी है, निकालेंगे तो ये आ जाएगा और आंसर आपका 4 आ जाएगा। ओके, करके देखनी है ये चीजें ना, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती, या ये हमारी लाइव क्लास नहीं है तो हम सबके लिए वेट नहीं कर सकते, तो आप वीडियो को रोक के करके देखिए इन चीजों को। Which one of the following ancient sites in India is known for oldest form of human communication? तो ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि अब तक नहीं आया हो। भीमबेट का आंसर रहेगा धोलावीरा। ये धोलावीरा जो है वो अपना कहां पे, गुजरात में है। रोपड़ जो है वो पंजाब में हो गया, और सिनोली कहां है ये आप मुझे बताइएगा। ओके, सो भीमबेटका जो है वो किसके लिए जानी जाती है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए, जो एक कम्युनिकेशन की फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, ढोलावीरा जो है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगी, गुजरात में देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है, और ये वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जानी जाती है। ओके, देन आपका एक कालीबंगन है राजस्थान में, वो प्लो एग्रीकल्चर हल उनके लिए ज्यादा जानी जाती है। राखीगढ़ी हरियाणा में एक है साइट, उसमें जो है वो स्पेसिफिकली यूजुअली वाटर मैनेजमेंट वगैरह के लिए नहीं जानी जाती। रोपड़ पंजाब में है, वो भी थोड़ा सा लैक आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे कि धोलावीरा में पाया गया। सिनौली की बात करेंगे तो ये बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, और ये चैरियट्स, रॉयल बरियल्स या एविडेंस ऑफ वॉरफेयर जो है वो वहां पे आपको पाए जाएंगे। ओके, सो मेजर एटलीस्ट ये तो याद हो कि अच्छा राखीगढ़ी है तो हरियाणा है, कालीबंगन है तो राजस्थान है, ढोलावीरा है तो गुजरात है। सो ये याद रखना है। भीमबेटका आपको बताना है, चलो ये भी मैंने बता दिया, सिनोली भी यूपी में है। भीमबेटका बताइएगा, भीमबेटका की गुफाएं अगर थोड़ा याद हो तो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट एंड फाइंड द करेक्ट फॉर्म। ओके, ए हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स एंड वाई, B has characteristic of x and y, A has characteristic of z, therefore B has characteristic of z। तो ये क्या चल रहा है, ये एनालॉजी चल रही है, स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी तो कहीं नहीं आया यहाँ पे, मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। तो ये आप जो है एनालाइज एनालॉजी के थ्रू जो है, जो हम कोई एक धारणा बनाते हैं ना कि अच्छा ये चीज ऐसे थी तो वैसे सी ये एग्जाम्पल हो गया, तो वो एनालॉजी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। ओके, अगेन जी ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कन्वर्जन वाले, तो डेसिमल वाले आप पूछने लग गए हैं डिटेल में, आपको पता होने चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो 512 है, 10 में दे रखा है, अब आपको 2 8 16 और 4, चलो मैं 8 में कन्वर्ट कर 8 बेस में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। 8 से डिवाइड करेंगे, सो 8 5 40, 8 6 48, 3 8 चौके 32, यानी 0 0 रिमाइंडर बच गया। 8 8 64, अगेन 0 बचा, 8 एकम 8, अगेन 0 बचा, यानी 1000, 1000, ऐसे लिखेंगे हम इसको, वही चीज यहां लिखी हुई है। बचा 0.125, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इस पॉइंट या डेसिमल के इधर जो है आप ये लगा लीजिए, मल्टीप्लाई में 8, डेसिमल को भूलना नहीं है, याद है डेसिमल अभी भी, ठीक है। तो 0.125 को मल्टीप्लाई करना है अब 8 से, ये पोर्शन अलग अलग रहेगा। डेसिमल से पहले वाली टर्म को हम ऐसे डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल के बाद वाली टर्म को हम जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, वापस से रिवर्स करके। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 20, 2 8 1 8 9 और 10, 10 यानी यहाँ पे अपना डेसिमल आएगा 3 के बाद। ओके, तो ये क्या आ गया 1, यहाँ पे भी इन्होंने 1 ही मेंशन कर रखा, ये आप जितना चाहे आगे तक कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ बस, ठीक है। तो वो चीज रहेगी, ये 1 आ गया तो ये बिल्कुल ठीक है जी, बी तो ठीक है। अगर बी ठीक है तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आता है, यानी आना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको सोल्व करवा रखी चीजें, तरीका मैंने बता दिया है। मैंने 8 से किया है, अब आप जो है इसको 512 को 16 से करके देख लो, 4 से करके देख लो और 2 से करके देखो, तो आपका ये बेस उसी में आ जाएगा। ए बी सी आपका सही रहेगा, फोर्थ। ओके, यानी डी वाला गलत है, तो ये करके देखिएगा। इनफैक्ट मैंने सोल्व करके भी देखा था, डी वाला जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 में कन्वर्ट करने की, तो ये आपका आंसर ऐसा सा कुछ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करके बताइएगा, यानी ये 0.02 तो सही है, 0.02 तो, बट 512 का गलत दे रखा है जी, ये 2000, ये 133 12 कुछ आएगा। तो ये आता है या नहीं वो कमेंट करके बताइएगा।
Qualitative content analysis of documents relating to different time periods corresponding to which of the following research design. तो different time periods की बात हो रही है जी. आप qualitative content analysis की बात कर रहे हो. जब time period different है तो longitudinal रहेगा, यानी लंबा रास्ता आपने चूज किया है, आप अलग अलग टाइम पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो. क्रॉस सेक्शनल में आप एक ही बार डाटा कलेक्ट कर रहे हो. फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इजी है, साउंड समझ आ रही है चीजें सारी की सारी. अब देखो, कन्वर्सेशन इन कैंटीन, एक कैंटीन में जो कन्वर्सेशन हो रही है दैट इज नॉट फॉर्मल, डेफिनेटली वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, हमें समझ आ रहा है. हो सकता है वहां पे ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो रही हो, तो हम चेक कर लेंगे एक बार. मीटिंग में आप पार्ट ले रहे हो तो ये फॉर श्योर फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ठीक है, जब आप खुद से खुद को डाउट क्रिएट कर रहे हो या खुद की मिस्टेक निकाल रहे हो, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो एक मिस्टेक करने पे, तो वो इंट्रापर्सनल हो गया, यानी 3 और 2. अब रिलीजियस डिस्कोर्स हो रहा है तो वहां पे इनफॉर्मल नहीं होगा, वो ग्रुप हो जाएगा, वो ज्यादा ग्रुप साउंड बेटर कर रहा है. बट स्टिल अगर आपको ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि कन्वर्सेशन जो कैंटीन में हो रही है वो ग्रुप में भी तो हो सकती है, राइट. सो अभी तो आपका ये थर्ड एंड सेकंड तो फॉर श्योर है ना, तो इसी से ही आपका आंसर आ गया. ओके, पैराग्राफ आपके सामने है जी. कॉम्प्रीहेंशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए. इजी आते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, बट आप बार बार पढ़ के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना ज्यादा जल्दी आप पढ़ पा रहे हैं, प्लस वो स्टोरी की तरह आपके दिमाग में है भी. ओके, जूनागढ़ के बारे में दे रखा है, स्टोन कार्विंग एंड ऑल. जूनागढ़ इज नोन फॉर ब्यूटीफुल शाइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन. तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, हिंदू, जैन और मुस्लिम जो है हमारा आंसर रहेगा. तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, इस्लाम, हिंदुइज्म और जैनिज्म. अ हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड बाय एएसआई इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट. तो कौन सी हेरिटेज साइट जो है उन्होंने प्रोटेक्ट रखी है? अदालाज आंसर हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट कर रखी है. विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन इन सन टेम्पल ऑफ मोधेरा. ये है सन टेम्पल ऑफ मोधेरा. तो यहाँ पे आपको मारू, गुर्जारा या चालुक्यन स्टाइल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है. ऑप्शन आपका ए हो जाएगा. Which one of the following places is not associated with either traces of copper or with copper work? तो देखो, कॉपर से जो है कौन कौन से रिलेटेड हैं. गुजरात में है एक तो, और गुजरात में भी ये बोल रहे हैं लोथल और ढोलावीरा साइट. और जो शिहोर साइट है वहां पे कॉपर की बजाय कांसा मिलता है, बेल मेटल. तो ढोलावीरा, लोथल और शिहोर तो नहीं होगा. ठीक है, ये बोल रहे हैं नॉट एसोसिएटेड विद कॉपर, इधर ट्रेसेस ऑफ कॉपर और विद कॉपर वर्क. तो ये कॉपर वर्क में आ जाएगा आपका कांसा जो है. बट मोधेरा साइट तो कहीं पे ही अवेलेबल नहीं है, मतलब मोधेरा में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा कुछ कॉपर या कॉपर से रिलेटेड ट्रेसेस की. ओके, तो वो मोधेरा आंसर हो जाएगा. हाउ मेनी एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर प्रिजर्व्ड ऑन अ बोल्डर इनसाइड द जूनागढ़ केव. तो जूनागढ़ केव में 14, ये रहा 14 रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो आपको वहां पे नजर आ जाएंगे. ठीक है जी. सो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये 50 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं. अगर आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, वीआईपी क्लासेस से स्टिक करके रहेंगे, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली सोल्व हो जाएंगे. टाइम लिमिटेड है, लिमिट योरसेल्फ, लिमिट द कंटेंट, रिवाइज इट रिपीटेडली. ओके, दैट विल बी मच बेटर रादर देन आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ के कंफ्यूजन और क्यूओस क्रिएट करें. ओके, सो लिमिटेड टाइम है तो लिमिट कर दो कंटेंट को कि मुझे इतना ही करना है, जो भी होगा देखी जाएगी. ओके, तो वो लिमिट करके पढ़ो, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. अदरवाइज जो मैंने स्ट्रैटेजी अपलोड कर रखी है वो देख सकते हो कि इतनी चीजें इनफ हैं. ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.